ओके पीपल, विल स्टार्ट विथ एटम्स। एटम्स 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 भाई साहब, फिजिक्स में एटम्स। अगर आपने यहाँ पे देखो केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम ठीक से पढ़ा रहेगा, ठीक है, लगभग उसके ही एक्सटेंसिव कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। आपके स्टेट बोर्ड में ये चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्ली करके आता है, और आपके सीबीएसई में 2 चैप्टर में स्प्लिट है, एक एटम्स है और एक न्यूक्ली है, ठीक है। इफ़ यू हैव बेसिकली गॉन थ्रू द चैप्टर इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आपने 11th में पढ़ा था, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट द सेम, सो वी विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट, ठीक है। तो आपने देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हमको मिला था, एटम होता क्या है, व्हाट इज एन एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एटम इज, तो एटम एक का एक डिस्कवर नहीं हुआ है, एटम्स बहुत सारे इंस्टॉलमेंट्स में डिस्कवर हुआ है, ठीक है। तो पहला आपका क्या था, डाल्टन का थियरी आया, ठीक है। द फर्स्ट थियरी वाज बेसिकली बाय डाल्टन, और डाल्टन में कोई एक्सपेरिमेंटल थियरी नहीं थी, ठीक है। डाल्टन ने सिर्फ थियरेटिकली बोला, ही जस्ट सेड थियरेटिकली इन्होंने बोला कि भाई साहब एटम कोई एक ऐसा चीज है जो एग्जिस्ट करता है। इट वाज जस्ट अ थियरेटिकल कॉन्सेप्ट कि एटम कोई एक चीज है जो एग्जिस्ट करता है, इट बेसिकली एग्जिस्ट, ठीक है। एटम एग्जिस्ट करता है, ये थियरेटिकली इन्होंने प्रूव किया, और ये बहुत दिनों तक चला, ठीक है, बहुत दिनों तक चला, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 साल तक यही थियरी चलती रही एटम के बारे में, ठीक है। लेटर इट वाज बेसिकली व्हाट, एटम यहाँ पे भाई साहब थियरेटिकली चलती है, लेटर इट वाज बेसिकली थॉमसन का मॉडल आया। तो डाल्टन ने क्या बोला कि एटम एग्जिस्ट करता है, नयन बोले ना, तो थॉमसन ने क्या बोला कि भाई साहब एटम, तो देखो यहाँ पे डाल्टन ने क्या बोला कि एटम न्यूट्रल है, एटम इज बेसिकली व्हाट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इट इज न्यूट्रल एज वेल। ये भाई साहब क्या है, न्यूट्रल है, एटम इज न्यूट्रल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है लेकिन साथ ही साथ न्यूट्रल है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। एक मतलब एक चीज को आप डिवाइड करते 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 एक ऐसे स्टेज पे पहुंचोगे जब एक बहुत छोटा सा पार्ट हो जाएगा, और ये पार्ट आपस में क्या होगा, ये आपस में भाई साहब होगा न्यूट्रल, इसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे, देयर विल बी नो चार्जेस टू दिस, देयर विल बी नो चार्जेस टू दिस, ठीक है। तो एटम डाल्टन के हिसाब से पूरा पूरा न्यूट्रल होता है, एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन इज एब्सोल्युटली न्यूट्रल। इसके बाद आए भाई साहब आपके थॉमसन साहब, ठीक है। तो थॉमसन को देखा कि भाई साहब कुछ चार्जेस इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो एटम्स में से कुछ चार्जेस निकल रहे हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। सो ये हो गया आपका थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का मॉडल क्या बोलता है भाई साहब, एटम इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एटम इज मेड अप ऑफ बेसिकली आपके चार्जेस, और ये चार्जेस भाई साहब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, आपके नेगेटिव चार्जेस भी हैं, ठीक है। थॉमसन के मॉडल के हिसाब से एटम्स में पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि देखो इस तरह से आपका एक प्लम पुडिंग मॉडल है। प्लम पुडिंग मॉडल मतलब क्या है, इट्स लाइक वाटरमेलन सीड्स इन अ वाटरमेलन। तो वाटरमेलन में जैसे आपके सीड्स होते हैं, ठीक है, वाटरमेलन में जैसे आपके सीड्स होते हैं, तो वैसा ही है यहाँ पे। तो दिस इज नोन एज द वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, और प्लम पुडिंग मॉडल। सो दिस विल बी प्लम पुडिंग मॉडल, दिस इज प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये आपके हो गए भाई साहब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और ये हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज एटम, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एटम। ये भाई साहब थॉमसन ने किया। ये भी एक थियरी ही थी, थियरी इसलिए थी क्योंकि इसके पहले आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एटम्स क्या हो जाएंगे, तो ये थॉमसन का मॉडल हो गया, ठीक है, दिस वाज बेसिकली थॉमसन्स मॉडल। पहला है आपका भाई साहब डाल्टन का मॉडल, और डाल्टन के मॉडल में कोई भी साइंटिफिक रिसर्च का बैकअप नहीं था। इन्होंने सिर्फ बोला कि सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें, वो जरा दरवाजा खोल दो ना पिंकी, तो सारे जितने भी इनके रिसर्च के मॉडल के हिसाब से सारे जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक है, मतलब हर चीज एटम से बनी हुई है, लेकिन एटम्स में कोई चार्जेस नहीं है, ऐसा भाई साहब डाल्टन ने बोल के छोड़ दिया, ठीक है। डाल्टन ने बोला, और डाल्टन की थियरी की बहुत सारी चीजें आज भी एप्लीकेबल हैं, ठीक है, लेकिन डाल्टन की ये चीज है कि भाई साहब एटम डिविजिबल नहीं है, ये आज एप्लीकेबल नहीं है। एटम इज न्यूट्रल, ये भी आज एप्लीकेबल नहीं है। एटम न्यूट्रल तो है
लेकिन उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देन केम द थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल या पुडिंग मॉडल आया, प्लम पुडिंग मॉडल हम बोलते हैं। प्लम पुडिंग मतलब क्या होता है, खीर होती है ना, तो खीर में जैसे आपके रेजिन्स होते हैं, किशमिश, उस तरीके का मॉडल आया। उसके बाद आया भाई साहब आपका रदरफोर्ड का मॉडल, और ये पूरा एक्सपेरिमेंटल बैकअप के साथ आया। थॉमसन का भी एक्सपेरिमेंटल बैकअप नहीं था, हालांकि थॉमसन का ये कॉन्सेप्ट जरूर था कि इसमें प्लस और नेगेटिव चार्जेस हैं, हर एक एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एटम के अंदर रहेंगे कैसे, तो उन्होंने जैसे काल्पनिक रूप से बताया कि जैसे आप किसी वाटरमेलन को अगर काटते हैं तो वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स और रेडिश पार्ट होता है वो जैसे एक तरह से कंबाइंड वे में रहते हैं, वैसे ही एटम्स के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रहते हैं। दैट इज हाउ दे आर, ठीक है। ऐसा थॉमसन ने काल्पनिक रूप से बोला, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेम। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो वी विल नाउ इन, तो यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं समझना है, हमको यहाँ पे देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता क्या है, ठीक है। कैसे आपके भाई साहब यू नो वी केम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज अ न्यूक्लियस इनसाइड व्हिच देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एटॉमिक क्लाउड्स अराउंड दीज न्यूक्लियसेस। ये हमने भाई साहब पढ़ लिया और जान लिया, हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से यहाँ मतलब नहीं है, लेकिन हमको इन चीज़ों से ज़रूर मतलब है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स किस स्पीड में रोटेट कर रहे हैं और इस रोटेशन का क्या फ़ायदा है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है, इन सब चीज़ों से हमारा लेना देना है। जो हमारा कैलकुलेटिव एस्पेक्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो कैलकुलेटिव एस्पेक्ट है उस चीज़ को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थियोरेटिकल एस्पेक्ट को हम डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फिजिक्स में हम एटम्स को जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कैलकुलेटिव एस्पेक्ट को डील कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो थॉमसन का मॉडल भाई साहब क्या था, व्हाट वाज थॉमसन्स मॉडल? So Thomson's model of an atom in 1898, J.J. Thomson proposed that an atom is a sphere of positively charged matter with electrons embedded in it. ठीक है, the positive charge is uniformly distributed over the entire atom. तो इनके हिसाब से पॉजिटिव चार्ज में पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे वाटरमेलन का रेडिश पार्ट होता है या किसी प्लम पुडिंग मॉडल का जो आपका पूरा जो किशमिश उसमें एम्बेडेड होते हैं वो, ठीक है। सो positively charged matter with electrons embedded in it. The positive charge is uniformly distributed over the entire atom. The arrangement of electrons inside this continuous positive charge is similar to that of the seeds in a watermelon or plums in a pudding. Plums मतलब आपके raisins हो गए. That is why Thomson's model is also known as plum pudding model. The electrons are arranged in such a manner that their mutual repulsions are balanced by their attractions with the positively charged matter. Thus, the atom as a whole is stable and neutral. तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब देखो, अगर हम सिर्फ इमेजिनरी तौर पर देखें कि ये सब नेगेटिव चार्जेस हैं, दीज आर बेसिकली नेगेटिव चार्जेस, है ना भाई साहब। नेगेटिव चार्जेस में रिपल्शन होगा भाई साहब, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव चार्जेस में रिपल्शन होने के बावजूद भी ये चिटक नहीं रहे हैं। क्यों नहीं चिटक रहे हैं? क्योंकि दे आर एम्बेडेड इनसाइड अ पॉजिटिवली चार्ज, ये पूरा जो आपका इन्वायरमेंट है ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्जेस को अटका के रखा हुआ है, ठीक है। ओके, so Thomson's model was able to explain with some success the processes like chemical reaction and radioactive disintegration. To explain the observed spectra of elements, Thomson assumed that slight perturbations of atoms cause vibrations of the electrons. जब थोड़ा बहुत disturbance होता है electrons में तो ये cause होता है. About their equilibrium position, these vibrating electrons emit electromagnetic radiations of their own frequency or oscillations. यहाँ पे failure क्या हो गया Thomson के model का? What was the failure? Thomson's model remained popular till about 1911 and was discarded later on due to the drawing drawbacks. It could not explain the origin of several spectral lines in case of hydrogen and other atoms. तो हाइड्रोजन और अदर एटम्स में हमने देखा, जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा था, काफ़ी सारे स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं। कौन कौन से स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं? ये लाइमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, बफन सीरीज है, ठीक है। आपका देखो कैसा होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले में, देखो होता क्या है, समझ लो ये एटम है, इसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को एक एनर्जी दी, दीज आर फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है तो वो क्या करता है, दूसरे लेवल पे टपकता है, लेकिन उसको भरपूर मात्रा में दूसरे लेवल की एनर्जी मिली जानी चाहिए, इट शुड हैव। तो इसकी जितनी भी एनर्जी है, लेट्स से E1 है, उसको अगर E2 एनर्जी मिल चुकी है तभी जाकर ये टपकेगा, लेकिन वहाँ पे वो रह नहीं सकता, वो फटाक से वापस आएगा, और जैसे ही वो वापस आएगा इट विल एमिट रेडिएशंस, ठीक है। ये रेडिएशंस एमिट करेगा, और ये रेडिएशन से आपके जो एमिट होते हैं उससे आपके स्पेक्ट्रल लाइंस जनरेट होते हैं।
दिस इज समथिंग दैट वी हैव एक्सटेंसिवली स्टडीड इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हाइड्रोजन की सीरीज में आपको क्या मिला भाई साहब, एक सीरीज मिला आपका लाइमन, दूसरा मिला आपका भाई साहब बाल्मर, ठीक है, फिर मिला भाई साहब आपका पास्चन, देन वी बेसिकली गॉट ब्रैकेट एंड देन वी गॉट पफन सीरीज, ठीक है। सो ये सारे जो सीरीज आपको मिले इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थॉमसन के मॉडल, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो थॉमसन क्या बोल रहा है कि ये गोल सा स्ट्रक्चर है, इसमें भाई साहब एटम्स में, इसमें भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको सराउंड करता हुआ पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसमें से क्या ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्यों निकलेंगे भाई साहब, निकल ही नहीं सकते, है ना। वो इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब पॉजिटिवली चार्ज में धंसे हुए हैं, तो निकलेंगे क्यों, ठीक है। और जब तक निकलेंगे नहीं तब तक वो वापस नहीं आएंगे, और जब तक वापस नहीं आएंगे तो रेडिएशंस नहीं एमिट होंगे। लेकिन यहाँ पे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन आज समझ पा रहे हैं इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है तो अपने फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, जैसे ही उनको एक लेवल ऑफ एनर्जी मिलती है तो वो दूसरे ऑर्बिट में टपक जाते हैं, और जैसे ही वो टपकते हैं वहाँ पे वो अनस्टेबल रहते हैं, वो फटाक से वापस आएंगे, और जैसे ही वो वापस आएंगे जो एक्स्ट्रा एनर्जी उन्होंने ऑब्जॉर्व की थी उसको वो रेडिएट करेंगे, दे विल लीव दैट एनर्जी। ये रेडिएशन ही भाई साहब आपका एक्चुअल रेडिएशन है जो हमको इन सीरीज में मिल रहा है। ये आप थॉमसन का मॉडल भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर सकता और इसीलिए डिस्कार्डेड हो गया। हालांकि थॉमसन ने ये जरूर बता दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। तो डाल्टन का जो थियरी था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं, एटम पूरा एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, तो वो आज भी सही है कि एटम अपने आप में न्यूट्रल ही होता है। न्यूट्रल इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं होते हैं, न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं वो इक्वल अमाउंट के हैं। समझ में आ रहा है? डाल्टन सेड दैट द एटम इज न्यूट्रल व्हिच इज स्टिल ट्रू टुडे, ठीक है, बट इट इज नॉट न्यूट्रल एज पर डाल्टन, इट इज न्यूट्रल बिकॉज देयर इज नो चार्जेस। ऐसा गलत है, चार्जेस हैं लेकिन जितने भी आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं और उतने ही आपके नेगेटिव चार्जेस हैं, इसलिए वो न्यूट्रल है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। ओके, सो जे थॉमसन का जो मॉडल आया था एटम का, वी विल लुक इनटू इट मोर डिस्क्रिप्टिवली, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका कैलकुलेटिव एस्पेक्ट देखेंगे। जे थॉमसन का थियरी फेल क्यों हुआ? क्योंकि वो रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रेडिएशंस क्यों एमिट हो रहे हैं? ऑब्वियसली भाई साहब एटम में जो उनके हिसाब से भाई साहब इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, किसके अंदर एम्बेडेड है? एटम के अंदर। पॉजिटिव चार्ज का एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ठूसे हुए हैं। जैसे भाई साहब किशमिश खीर में ठूसी हुई रहती है, जैसे आपके सीड्स वाटरमेलन के अंदर ठूसे हुए रहते हैं, वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पॉजिटिव चार्ज में ठूसे हुए हैं। तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन्स तो निकल नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और निकलने के बाद फिर से वापस आ रहे हैं। इस वापस आने के प्रोसेस में भाई साहब क्या जनरेट हो रहा है? एनर्जी जनरेट हो रहा है, ये रेडिएशन जनरेट हो रही है। इस चीज़ को थॉमसन एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका अजम्पशन ही था कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड द एटम, सो दे कैन नॉट एस्केप, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखेंगे भाई साहब थॉमसन का मॉडल था क्या और उसमें क्या क्या कैलकुलेशन एस्पेक्ट्स थे, ठीक है। तो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये हमको अभी भी मालूम है। ये डाल्टन भाई साहब बोल कर गए थे कि एटम न्यूट्रल है, लेकिन डाल्टन का बोलना ये था कि एटम कोई चार्जेस नहीं है इसलिए न्यूट्रल है, ये गलत था। हालांकि आज भी ये सही है कि एटम न्यूट्रल है, लेकिन डाल्टन का ये बोलना कि कोई चार्जेस नहीं है इसके अंदर इसलिए न्यूट्रल है, ये गलत था, ठीक है। एंड देयरफॉर कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो इसके अंदर भाई साहब इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो आपका भाई साहब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाट एन एटम इज मेड अप ऑफ। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन भाई साहब नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज समथिंग दैट इज न्यूट्रल, ठीक है। कौन जितना मारूंगा ना यहीं से, तो आपके भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। थॉमसन्स मॉडल,
J.J. Thomson gave the first idea regarding the structure of atom. According to his model, an atom is a solid sphere with entire positive charge and its mass is uniformly distributed in which the negative charges are embedded like seeds in a watermelon. ये आपको नहीं पढ़ना है और नहीं समझना है, ये आप समझ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये इस चैप्टर का एस्पेक्ट नहीं है, तो इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है हमको। थॉमसन का मॉडल है भाई साहब, ठीक है, वाटर तो, लेकिन थॉमसन के मॉडल में जो कैलकुलेटिव एस्पेक्ट है दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो हर एक मॉडल में, जैसे रदरफोर्ड के मॉडल में भी आपको कुछ कैलकुलेटिव एस्पेक्ट्स मिलेंगे, थॉमसन के मॉडल में भी कुछ कैलकुलेटिव एस्पेक्ट्स मिलेंगे। दीज आर द वंस विच वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज आपका ये मैटर है, दिस इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज मैटर, और इस पॉजिटिवली चार्ज मैटर में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ठूसे हुए पड़े हैं, ठीक है, एज सीड्स इन अ वाटरमेलन और मे बी रेजिन्स इन अ प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। ओके, सो ये आपके हो गए भाई साहब इलेक्ट्रॉन। दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल। J.J. थॉमसन कैथोड रे ट्यूब। अभी देखो यहाँ पे कैलकुलेशन आपका चालू होता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन ही भाई साहब इस चैप्टर का मेन मकसद है। आपको इस चैप्टर को केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं पढ़ना है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। इसको पूरा फिजिक्स के हिसाब से पढ़ना है, मतलब आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं उनको समझना है, ठीक है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब है, तो कैथोड रे से भाई साहब क्या निकलेगा भाई साहब, कैथोड रे ट्यूब मतलब ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है आपका। यहाँ पे भाई साहब आपने इसको क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है और अपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन होगा, है ना। कैथोड रे या एनोड रे जो भी होगा, एनोड रे पॉजिटिव रेज होते हैं, कैथोड रेज आपके नेगेटिव रेज होते हैं। जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हो तो कैथोड रे आपका नेगेटिव होता है, वो किसकी तरफ मूव होगा, डिफ्लेक्शन होगा उसका पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। इसी तरह से एनोड रे का किस तरफ डिफ्लेक्शन होगा भाई साहब, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कि एक तरफ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है और दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफ्लेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफ्लेक्शन है वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को कैथोड रे ट्यूब में इस कदर सजाते हैं, ठीक है, और उसको ऐसे रेगुलेट करते हैं कि ये डायरेक्टली यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है, विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? आपने जब भी कैथोड रे ट्यूब में कैथोड रेस को जनरेट किया और एनोड रे ट्यूब में आपने एनोड रेस को जनरेट किया है, जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट करेंगे तो भाई साहब कैथोड रे बीइंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, तो यहाँ पे इस तरफ डिफ्लेक्शन होगा और भाई साहब एनोड रे का दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन होगा। इस डिफ्लेक्शन को अगर आप समझ लो, इस डिफ्लेक्शन को आप दो तरीके से नहीं दिखाएंगे। एक तो भाई साहब ये हटा दो तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेट हिट करेगा भाई साहब। अगर आपने इसको लगाया है और अगर आपको नहीं कोई डिफ्लेक्शन चाहिए तो इसके साइड में ये ऐसे है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके साइड में मैग्नेटिक फील्ड लगा दो और मैग्नेटिक फील्ड का एडजस्टमेंट ऐसे करो कि इसका भाई साहब सीधा यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इम्पैक्ट को नलीफाई करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इम्पैक्ट को नलीफाई करते हैं। आपको मालूम है भाई साहब, मूविंग चार्जेस से या इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्बेंस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे का भाई साहब इसमें कैंसिलेशन होगा ही, ठीक है। सो वी विल सी दिस। ये आपका कैथोड हो गया, गैस डिस्चार्ज प्रोवाइड्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एनोड विद स्लिट, ओके। एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट है भाई साहब ये आपका, तो वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, इवैक्यूएटेड ट्यूब है ये, तो आपका भाई साहब स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन फ्लोरेसेंस ये जैसे स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगा, दिस इज बेसिकली जिंक सल्फाइड का स्क्रीन होता है, तो चिपड़ चिपड़ ऐसे मतलब वो जैसे उसको स्ट्राइक करेगा स्किंटिलेशंस विल बी प्रोड्यूस, तारों की तरह ये चमकेगा, तो जैसे ये स्ट्राइक को स्ट्राइक करेगा ऐसे चमकेगा ये, ठीक है। सो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है और हाई वोल्टेज है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ कैथोड रेज, तो मतलब ये वाला वाई वाला प्लेट क्या हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली पॉजिटिव, क्योंकि ये ऐसे गया है। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल? हम समझम। तो ये आपका लाइट प्रोड्यूस करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे भाई साहब कैलकुलेशंस की। ओ टाइम पास के चेयरमैन, चलो 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 फटाफट दिए, सी रन नहीं ठीक है चलो। ओके, a narrow beam of cathode rays coming out of a small hole in the anode moves towards a distant fluorescent screen and produces a bright spot। तो
तो आप अगर देखोगे भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज बेसिकली अ नैरो बीम ऑफ कैथोड रेज। ये कैथोड रेज है, ये एनोड रेज में स्मॉल होल्स हैं, इनमें से ये डायरेक्ट होता हुआ भाई साहब किसको स्ट्राइक कर रहा है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन को। जिंक सल्फाइड स्क्रीन एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ऐसे चमक प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तारों की तरह वैसा भी चमकेगा, ठीक है। इट्स लाइक फ्लोरेसेंट, जैसे आप देखोगे ना जो लोग ये रस्तों में काम करते हैं, वो लोग जो जैकेट पहनते हैं, वो उसका जो टैग होता है वो ऐसा आपका फ्लोरेसेंट होता है, जैसे उस पर अगर लाइट गिरता है तो कैसे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है, वैसा ही फ्लोरेसेंस यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वंस इट स्ट्राइक्स द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ओके, सो अ नैरो बीम ऑफ कैथोड रेज coming out of a small hole in the anode moves towards a distant fluorescent screen and produces a bright spot. यहाँ पे भाई साहब एक bright spot produce होगा, ठीक है। The cathode ray beam is made to pass through a region where there are electric and magnetic fields perpendicular to each other. तो आप समझो भाई साहब, ये अगर कैथोड रे ट्यूब है, कहाँ से दिखा, चलो ये कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है, इसके ऊपर आपने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, और इसके साइड वेज में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को रखा है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब है, यहाँ से कैथोड रेज जा रहे हैं, ऊपर आपने ऐसे ऊपर नीचे आपने क्या रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स, और ऐसे साइड वेज में आपने नॉर्थ और साउथ पोल रखा है। मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रखा है, परपेंडिकुलर। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है। सो द कैथोड रे बीम इज मेड टू पास थ्रू अ रीजन, ये एक ऐसे रीजन से पास कर रहा है वेयर देयर आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत टेंशन है तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई साहब, आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। आर वी क्लियर? टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कैथोड रेज, और कैथोड रेज के परपेंडिकुलर। देखो कैथोड रेज ऐसे जा रही हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो क्या भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड और कैथोड रेज में परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कैथोड रेज भाई साहब ऐसे जा रही है, तो कैथोड रेज क्या मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? ये कैथोड रेज को जैसे डाला गया है, कैथोड रे इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैथोड रे इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब ऐसे, कैथोड रे ऐसे जा रहा है, तो क्या ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। कैथोड रे ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो कैथोड रे इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैथोड रे इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब ऊपर नीचे और मैग्नेटिक फील्ड भाई साहब साइडवेज में, सो ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है। अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? कैथोड रे ट्यूब में से कैथोड रेज निकल रहे हैं, कैथोड रेज कभी निकलेंगे, कैसे हम हाइड्रोजन के प्रेशर को कम करें, हाइड्रोजन का जो प्रेशर है उसको हाई करेंगे, उसके टेम्परेचर को हाई करेंगे, ये सब हमको नहीं समझना है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। सो if the electric and magnetic fields are chosen so that the cathode ray beam remains undeflected, अभी आप इस चीज को समझो कि भाई साहब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो डिफ्लेक्शन होना ही होना है। मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो भी डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। समझो कोई कैथोड रे है और भाई साहब तुमने इसको ऐसे रखा हुआ है प्लेट, इलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच, और इसका डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, ठीक है। इसको हटा दो और अभी इसकी जगह पे रख दो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, तो इसका डिफ्लेक्शन भाई साहब किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। समझ में आ रहा है? ये कैथोड रे का डिफ्लेक्शन अगर भाई साहब इस तरफ हो रहा था तो अभी भाई साहब किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी रखोगे तो क्या होगा, इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? जो डिफ्लेक्शन कैथोड रेज का या एनोड रेज का इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है, उसका ही ऑपोजिट डिफ्लेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हमने साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलरली रख लिया तो उनके एडजस्टमेंट से हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच सकते हैं wherein they are just reaching directly without showing any kind of deflection. Are we clear to this one people? ठीक है। So आपका भाई साहब if the electric and magnetic fields are chosen so that the cathode ray beam remains undeflected, ठीक है, then BEV will be equal to EV। अभी इसको समझिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो कैथोड रे पे लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कैथोड रे पे लग रहा है, ये दोनों भी भाई साहब क्या हो जाएंगे, बराबर, है ना। समझ में आ रहा है? जब दोनों बराबर हो जाएंगे तभी तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ऐसे घूम रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ऐसे घूम रहा है। अभी अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो गए तो ये सीधा जा रहा है, बराबर हो गए मतलब अभी हमको देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। तो समझ लो भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन का, कैथोड रे में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई, आपने भाई साहब यहाँ पे उसको वेलोसिटी दी है, एक वेलोसिटी से वो मूव हो रहा है, और ये हो गया उसका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा उसका फोर्स, ठीक है। बी क्यू वी होता है बेसिकली। अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है,
मैग्नेटिक फोर्स होता है बी क्यू वी साइन थीटा होता है, ठीक है, बी क्यू वी साइन थीटा होता है। साइन थीटा यहाँ पे साइन 90 हो गया, तो 90 मतलब 1 हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे बी क्यू वी ले रहे हैं। अभी क्यू मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बी मतलब हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टैंड दिस पीपल, अगर किसी चार्ज को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है, बी क्यू वी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो अगर समझ लो ये आपका एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये आपका भाई साहब नॉर्थ पोल है और ये आपका भाई साहब है साउथ पोल, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू जो भी है, इसको आप मूव करा रहे हैं विद अ वेलोसिटी v, ठीक है, और लेट्स से ये जो वेलोसिटी v है, लेट्स से ये जो वेलोसिटी v है ये एक, तो आपका भाई साहब ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका भाई साहब साउथ पोल। सो लेट्स से एक चार्ज q है विच इज मूविंग, अ चार्ज q इज मूविंग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, यहां से यहां तक, ठीक है, और ये हो गया आपका चार्ज, इसका वेलोसिटी हो गया ये, इसका वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लेट्स से आपका इंटेंसिटी है b, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तो फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब, फोर्स ऑन दिस पार्टिकल विल बी बी क्यू वी साइन ऑफ थीटा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, बी क्यू वी साइन थीटा होता है, ठीक है। अभी बी क्यू वी साइन थीटा, तो अभी आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रे से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, एक जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपने एक्सटर्नली जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो। अब मुझे बताओ यहाँ पे कैथोड रेज में, कैथोड रेज तो ऐसे जा रही हैं और आपका मैग्नेटिक फील्ड उसका क्या है, परपेंडिकुलर है, तो कैथोड रेज और मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल बन रहा है भाई साहब, साइन 90, तो दिस विल बी बी इंटू ई। क्या ये समझ में आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन्स पे कितना ही भाई साहब लग रहा होगा, बी ई वी, ठीक है, ये इतना लग रहा है भाई साहब बी ई वी। इसकी वेलोसिटी समझो, समझो ये एक चार्ज है, इसकी वेलोसिटी v है और ये जो वेलोसिटी v है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई साहब, थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस विल बी बी क्यू वी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स क्या बोलेंगे हम, इसको मैकेनिकल फोर्स बोलेंगे, द मैकेनिकल फोर्स विच विल बी एप्लीकेबल टू दिस विल बी बी क्यू वी साइन थीटा। बहुत जोर से नींद आ रही है तेरे को और हर समय आती रहती है, बी क्यू वी साइन थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है। तो आपका यहाँ पे अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो कैथोड रे का पार्ट है, ठीक है, ये आपका कैथोड रे है, कैथोड रे इज मेड अप ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, ये भाई साहब फ्लो हो रहा है किसके बीच में, एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, लेट्स से ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो इन दोनों के बीच में भाई साहब कितना हो गया एंगल 90, लेट्स से इसका वेलोसिटी हो गया भाई साहब v, ठीक है, तो अब बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स विच विल बी, देखो इस फोर्स के वजह से ही या तो ये इस तरफ जाएगा या तो ये इस तरफ जाएगा, इस फोर्स की वजह से ही डेविएशन क्रिएट होगा, समझ में आ रहा है, इस फोर्स के वजह से ही डेविएशन क्रिएट होगा। हाल फिलहाल हम सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं और यही मैग्नेटिक फोर्स आपकी किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर, ताकि उसमें कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, ओके। सो आपका बी ई वी, तो आपका यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, इनटू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इस क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ई वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और साइन थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे, देखो थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। कितना एंगल है भाई साहब, 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, बी ई वी, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड वी इज इट्स वेलोसिटी। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, तो आपका ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये बी ई वी हो गया। अभी देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है यहाँ पे, ठीक है, तो आपने पढ़ा है भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, है ना भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, ये होता है फोर्स। किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है तो ई इंटू क्यू दैट विल बी फोर्स, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे आपका क्यू का वैल्यू क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है दैट इज ई, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब क्यू ई, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स और ये हो गया भाई साहब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि आपका कैथोड रेज का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या ये मामला समझ में आ रहा है।
कैथोड रे अगर ऐसे जा रहा है, नॉर्थ साउथ पोल आपने किया है तो उसका डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। कैथोड रे अगर ऐसे जा रहा है, प्लस माइनस आपने किया है तो उसका डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड भी रख दिया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी रख दिया तो उसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स कैथोड रे पे लग रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स कैथोड रे पे लग रहा था, ये आपस में बराबर हो गए। ठीक है, और इसी को आपस में बराबर करने के लिए हमने ये इक्वेशन लिखा, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन, दीज टू विल बी इक्वल। ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे देख लो, ये ई और ई भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, तो v दैट इज वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, किस वेलोसिटी से हम कैथोड रे को मूव करेंगे, अगर हमने इस वेलोसिटी को अचीव किया, दैट इज ई जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है अपॉन बी, और ये हमारा वेलोसिटी है, तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब नो डिफ्लेक्शन का कंडीशन, वेयर v इज द वेलोसिटी एंड e इज द चार्ज ऑफ द कैथोड रे पार्टिकल। आई किसका मोबाइल है, ठीक है, वेयर v इज द वेलोसिटी एंड e इज द चार्ज ऑफ द कैथोड रे पार्टिकल। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब b इज द इंडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड e इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, b आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया या इंडक्शन हो गया, एंड e इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इफ v इज द, क्या ये समझ में आया भाई साहब, इट इज अंडरस्टूड? नहीं, सो रहा है तू, ऐसे भी समझ में नहीं आएगा तेरे को। देखो भाई साहब, यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ कैथोड रे ट्यूब। इस कैथोड रे ट्यूब में हम कैथोड रेस को जाने दे रहे हैं। ठीक है, कैथोड रेस प्रोड्यूस हुई हैं और कैथोड रेस अलग अलग टेम्परेचर और कंडीशन में अलग अलग इससे प्रोड्यूस होती है। जो होता क्या है भाई साहब, जैसे आपने कोई गैस को यहाँ पे रखा है, उसका प्रेशर आप कम करते जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, तो होगा क्या कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नॉक ऑफ हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा या नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। खैर, हमको उसमें नहीं जाना है, हमको यहाँ पे ये समझना है कि ये कैथोड रेस निकले हैं। कैथोड रेस क्या है भाई साहब, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं। तो ये जब जाएंगे यहाँ से कैथोड रे ट्यूब में, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे। दिस इज बेसिकली द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, सो दे आर गोइंग टू डायरेक्टली स्ट्राइक दिस। बट इफ यू कीप अ इलेक्ट्रिक फील्ड अप एंड डाउन, आपका भाई साहब प्लस और ये माइनस, तो भाई साहब ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये किधर जाएगा भाई साहब, ऐसे जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आपने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो ये कैसे जाएगा भाई साहब, ऐसे जाएगा। अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रखा और मैग्नेटिक फील्ड को भी रखा और आपस में परपेंडिकुलर रखा, तो आपको फिर से विदाउट एनी डिफ्लेक्शन रिजल्ट मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इन कैथोड रेस पे देखो, इन कैथोड रेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे दो तरीके के फोर्स लग रहा है, एक तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेट एंड फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। हमको मालूम है कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू, वेयर क्यू इज द चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे में भाई साहब चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, और ये हो जाएगा भाई साहब ई, सो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट की वजह से कितना फोर्स अप्लाई हो जाएगा, हमने देखा भाई साहब क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू की जगह पे भाई साहब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इसकी वेलोसिटी v, इसका मैग्नेटिक फील्ड b, और यहाँ पे हो गया साइन 90। तो ये हो गया भाई साहब आपका फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों भी फोर्सेज आपके बराबर, एफ ई की वैल्यू ई वी बी, तो ई और ई भाई साहब कैंसिल हो गया, v की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब सॉरी ई बाई बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई बी, क्लियर है। If V is the potential difference between the cathode and the anode through which the cathode ray particles of mass m are accelerated, then by work energy theorem, देखो V आपका potential difference है। ठीक है, तो इसको समझिए भाई साहब, यहाँ पे आपका ये ट्यूब है और इन दोनों ट्यूब्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। इन दोनों ट्यूब्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो जा रहा है। ठीक है, मुझे बताइए, इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड थ्रू विच द कैथोड रे पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर एक्सिलेटेड, तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है E, और ये जो कैथोड और ये जो एनोड है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई साहब, V। ठीक है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका कैथोड रे ट्यूब है बेसिकली, ये आपका कैथोड है और ये एनोड है। कैथोड रेज यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, कैथोड रेज यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट किया गया है, V का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है भाई साहब, E है। ठीक है,
इफ V is the potential difference between the cathode and the anode through which the cathode ray particles each of mass m, अभी भाई साहब कैथोड रे पार्टिकल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है कैलिफोर्निया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तुम जो बोल रहे हो वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड थ्रू विच द कैथोड रे पार्टिकल्स, वैसे सर पे तलवार लटक रही है, 3 महीने में आर पार होना है। ये रवैया रहा, कभी उंगड़ाई ले रहा है, कोई बासी ले रहा है, ये सब फालतू की बकवास है। पूछ रहा हूँ मैं आपसे, एकदम ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई साहब कब का पढ़ा है आपने? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हो तुम, मास पूछ रहा हूँ चार्ज बता रहे हो। चार्ज पूछोगे पता नहीं क्या बता दोगे। इफ V is the potential difference between the cathode and the anode through which the cathode ray particles each of mass m is accelerated, then by work energy theorem, मुझे बताइए यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? अरे भाई साहब ये एक फोर्स से इधर जा रहा है ना, कैथोड रेस के इलेक्ट्रॉन्स एनोड रेस में फटाक से जा रहे हैं भाई साहब, एक एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, तो इन पे एक फोर्स लग रहा है भाई साहब। तो वर्क डन कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अरे बाप रे, वो 9th वाले बैठा है वो भी बता देंगे। और फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो जाएगा? बोलो भाई साहब, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो जाएगा? वर्क डन पूछ रहा हूं आपसे, वर्क डन। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल? द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि वोल्टेज V है और चार्ज जो है आपको दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू E है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी या वर्क डन कितना हो जाएगा? हाँ, कौन बोला? ईवी होगी ना भाई साहब, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी तो हम जूल्स में बोलते हैं। ईवी विल बी द इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी। अगर किसी चार्ज पार्टिकल का भाई साहब चार्ज है Q और वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया है वो है V, तो इस पे भाई साहब एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसकी QV हो जाएगी। वैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, इसका चार्ज कितना है E और इसका वोल्टेज कितना है भाई साहब V, तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा? EV। दिस विल बी द एनर्जी। ठीक है, तो अब भाई वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस विल बी द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ, तो जो कैथोड रे का पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन, व्हेन इट इज मेड टू गो थ्रू अ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, then it will experience a force of, or rather work done will be EV। ओके, ये EV हो गया वर्क डन, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी तुम बोलना चाहो, देयर इज चार्ज इनटू द वोल्टेज अप्लाइड, दैट विल बी द वर्क डन। अभी इसी को भाई साहब आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी में। आपको यहाँ पे मास दिया हुआ है कितना? m, है ना, मास दिया हुआ है m, किसका? इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है लेट्स से v। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। तो यही हो जाएगा ना भाई साहब, हाफ mv²। ये आपका एनर्जी, ये, और ये आपका भाई साहब ये वाला v, देखो ये वाला v कैपिटल V है वोल्टेज वाला, और ये वाला भी वेलोसिटी वाला v है। ठीक है, इसके पहले आपने क्या निकाला भाई साहब कि v इज इक्वल टू E/B, है कि नहीं भाई साहब? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2EV/m, v² की वैल्यू हो गई, v² की वैल्यू हो गई। क्लियर है? इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे v² को हम क्या लिख सकते हैं? v² को लिख सकते हैं भाई साहब E²/b का स्क्वायर। यहाँ पे v² की वैल्यू कितनी हो गई? 2EV/m, तो ये दोनों वापस में बराबर, तो 2EV/m दिस विल बी इक्वल टू E²/b का स्क्वायर। हम यहाँ पे लेते हैं चार्ज टू मास का रेशियो, तो E/m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E²/2B²V। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चार्ज टू मास रेशियो। इस तरह से हम चार्ज टू मास रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपका भाई साहब वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? EV दिस विल बी इक्वल टू हाफ mv²। कंबाइनिंग द टू इक्वेशंस, अभी इसके पहले भाई साहब हमने एक इक्वेशन लिखा, क्या था भाई साहब उसमें? दिस विल बी कितना था? V वेलोसिटी कितना था भाई साहब? E/B,
क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज BeV, ठीक है, BeV यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, दिस विल बी B, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वेलोसिटी, ये किसके बराबर होगा भाई साहब, आपका E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये दोनों भाई साहब आपके कैंसिल हो गए, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। इसी चीज को यहाँ पे लगाना है भाई साहब, ठीक है, ये हो गया हाफ mv स्क्वायर, कंबाइनिंग द टू इक्वेशंस, E by m देखो ये आ जाएगा E स्क्वायर बाई 2 VB का स्क्वायर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, बहुत सिंपल सा एक डेरिवेशन है, अगर इस पे भी आपका इंटरेस्ट नहीं है या आप इसको कैप्चर नहीं कर पा रहे, देन ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल चैप्टर्स है। इसमें जो भी डेरिवेशंस है बहुत ही फीके लेवल पे हैं, कोई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं होता है, पहली बात ये, और जो भी आपने पढ़ा हुआ है आप तक उसी पे है सारी चीज़ें, ठीक है। सो बहुत इजीली ये चीज़ें डिराइव हो जाएंगी। तो आपका E बाई एम कितना हो गया, E स्क्वायर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज़ पूछ लीजिए, ठीक है, अदरवाइज वी विल हैव टू मूव अहेड। E बाई एम आपका हो गया E स्क्वायर बाई 2 VB का स्क्वायर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ एंड ओनली द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभी सीधा नहीं स्ट्राइक करेगा, ये अभी ऐसे जाएगा। और वाइसा वर्सा, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर दिया और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चालू किया तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो जब ये ट्रैजेक्टरी फॉर्म कर रहा है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, तो उसका कुछ रेडियस होगा, देयर विल बी अ रेडियस टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, mv स्क्वायर बाई आर, ये हो जाएगा फोर्स। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उस पर एक सर्कुलर मोशन का फोर्स लगता है, तो mv स्क्वायर बाई आर किसके बराबर हो जाएगा बोलो, BeV के बराबर, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। यहाँ पे चार्ज बाई मास रेशियो कितना हो गया आपका, E बाई एम विल बी इक्वल टू V बाई बी आर, और E बाई एम को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, E बाई आर का B का स्क्वायर, ठीक है। देखो E बाई एम है यहाँ पे, E बाई एम, अभी हमने क्या निकाला, V इज इक्वल टू E बाई 2B का स्क्वायर था ना, कितना था भाई साहब, जब उसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो E बाई एम को क्या लिख रहे हैं हम, E बाई आर बी का स्क्वायर, आर बी का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमने वेलोसिटी को देखो क्या लिखा था, वेलोसिटी को क्या लिखा था भाई साहब, हमने E बाई बी लिखा था ना, एकदम पहले वाले डेरिवेशन में। तो आपका यहाँ पे mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू BeV हो गया, ठीक है। तो E बाई एम ये कितना हो जाएगा, V बाई बी आर हो गया, ठीक है। इस V को हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, E बाई बी लिख सकते हैं, E बाई बी अपॉन बी आर, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका E बाई बी स्क्वायर आर, ठीक है। तो E बाई एम दैट इज चार्ज टू मास रेशियो कितना हो गया आपका, E बाई बी स्क्वायर आर, E बाई आर बी स्क्वायर, ठीक है। ओके अभी इसी तरह से इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ एंड ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बोलो, अभी क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, mv स्क्वायर बाई आर, दिस विल बी इक्वल टू, बोला 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 जल्दी, E कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड E और इनटू स्मॉल e, आपका फोर्स ये हो जाएगा, है ना। सो इसमें आपका दिस विल बी दिस थिंग, तो आपका ये क्या गया इसको, ओके। सो आपका mv स्क्वायर बाई आर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, E बाई ई, ठीक है। यहाँ पे हम E बाई एम को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, E बाई एम कर दिया हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर बाई E बाई एम, तो इस m को हमने सिर्फ इधर लिया, तो दिस विल बी v स्क्वायर बाई आर ई, है ना, v स्क्वायर बाई आर ई, ठीक है। दोनों हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं E बाई एम को, ठीक है। सो आपका भाई साहब इसको हम लिख सकते हैं E बाई एम, इसको हम बाद में डील करेंगे फिलहाल, लेकिन क्या ये दोनों भी फॉर्मूले जो है वो बाद में हम डील करेंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है बेसिकली ये, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल चीज़ों में अगर आप देखोगे, आपका जो कैथोड रे है, ठीक है, तो आपके कैथोड रे के इलेक्ट्रॉन्स, इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड लेट से आपका B है, तो इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा बोलो, BeV। साइन थीटा वाले कॉन्सेप्ट को हमने नहीं लिया है, ये B क्या हो जाएगा, B विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, B इज बेसिकली द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंडक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। E इज बेसिकली द चार्ज ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स, चार्ज ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स, ये हो गया चार्ज ऑफ कैथोड रे पार्टिकल्स। और ये V क्या हो गई भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैथोड रे पार्टिकल्स मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स ही हो गया,
ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा भाई साहब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई है इनटू द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है आपका भाई साहब कितना, E इंटू क्यू, और मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका बी वी, ठीक है, बी वी क्यू साइन थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है तो यहाँ पे भाई साहब हो जाएगा 1, क्यू मतलब आपका चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी मतलब वेलोसिटी, ठीक है। ये दोनों भी फोर्सेस आपके बराबर हो जाएंगे फॉर जीरो डिफ्लेक्शन, फॉर जीरो डिफ्लेक्शन बोथ दीज फोर्सेस विल बी इक्वल, मतलब आपका बी ई वी किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर, ये दोनों भाई साहब कैंसिल, तो आपकी जो वेलोसिटी वी आई वो किसके बराबर हो गई भाई साहब, ई बाई बी के बराबर हो गई। वेलोसिटी जो वी आई, क्या हुआ, ठीक है, वेलोसिटी हो गया भाई साहब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपकी ऐसी वेलोसिटी होती है जहां पे रेशियो वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, तभी जाकर ऐसा कंडीशन क्रिएट होगा कि जीरो डिफ्लेक्शन बताए। समझ में आ रहा है? अगर ऐसी वेलोसिटी आती है जहां पे वेलोसिटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ओनली देन यू विल अचीव द कंडीशन वेर इन देयर इज नो डिफ्लेक्शन एट ऑल। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? अभी हम आते हैं थोड़ा सा, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा, और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कि आपका जो एक चार्ज पार्टिकल को अगर आप किसी वोल्टेज से एक्सेलरेट करते हैं तो उसमें कितना वर्क डन होता है। वर्क डन भाई साहब कितना होता है भाई साहब, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द पार्टिकल इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका वर्क डन हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाई बी ये एस्टैब्लिश कर लिया भाई साहब, ठीक है, ओके। ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, अगर ये रेशियो हुआ तो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, मतलब इन तीनों चीजों को आपको एडजस्ट करना है, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज कैथोड रेज, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू हैव अप्लाइड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू इंश्योर इज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों भी वेक्टर्स जो हैं, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों भी वेक्टर्स क्या होंगे आपके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों भी वेक्टर्स क्या होंगे आपके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर आपके इन तीनों वेक्टर्स में ये रिलेशनशिप आता है, सो इट विल बी अ केस ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, दिस विल बी अ केस ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। अभी हम बात करेंगे कि भाई साहब किसी चार्ज पार्टिकल को जब आप किसी वोल्टेज से एक्सेलरेट करते हैं तो उसमें भाई साहब वर्क डन कितना होता है, वर्क डन कितना होता है भाई साहब, उसका जो चार्ज है इनटू द वोल्टेज अप्लाइड, उसका जो चार्ज है इनटू द वोल्टेज अप्लाइड। अभी यहाँ पे कैथोड रे हैं तो इनका चार्ज कितना हो गया भाई साहब, E, और वोल्टेज अप्लाइड हो गया आपका भाई साहब E, तो ये हो गया आपका वर्क डन, ठीक है। दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इतना वर्क डन कर रहा है, और इसी वर्क डन की वजह से उस पार्टिकल के अंदर आपका आ रहा है एनर्जी, तो दिस विल बी वर्क डन विल बी हाफ mv का स्क्वायर। ये वाला v ध्यान दीजिएगा वोल्टेज वाला v है, ये वाला v आपका क्या है, दिस इज बेसिकली वेलोसिटी वाला v है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। सो ev इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पहला रिलेशनशिप हो गया। यहां पे अगर आपको चार्ज इज टू मास रेशियो लेना है तो E बाई m विल बी इक्वल टू भाई साहब, यहां पे क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, E बाई m इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई v, या ठीक है। तो ये हो गया आपका EV इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर, ओके। इससे आप क्या निकाल सकते हो भाई साहब, जो भी एक्सेलरेशन या वर्क डन हुआ है दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर, इतना काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब, तो अगर हमने यहां पे, ठीक है, सो E बाई एम यहां पे कितना आ जाएगा, E बाई एम देखो, दिस विल बी E बाई एम, सो V इंटू E दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर, सो E बाई एम कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी हाफ, ये हो गया E और ये हो गया m, दिस विल बी हाफ v स्क्वायर बाई 2v, यहाँ पे भाई साहब हो गया v स्क्वायर, हाँ, तो दिस विल बी v स्क्वायर, और कितना बचा यहाँ पे 2, और इधर E बाई एम, E बाई एम
विल बी इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर बाई कैपिटल वी, है ना, हाफ वी स्क्वायर बाई कैपिटल वी। ये v की वैल्यू कितनी है भाई साहब, हमने अभी निकाला भाई साहब, v की वैल्यू है e बाई बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e बाई एम विल बी इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई 2v, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1/4v ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो e बाई एम की वैल्यू इतनी हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी ई स्क्वायर, यहाँ पे 4 होगा यार, 4 है ना भाई साहब, 4 ई स्क्वायर बाई 4b का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। If the electric field is switched off and only the magnetic field is applied, ठीक है, VE की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, VE की वैल्यू हो गई यहाँ पे कितनी, हाफ एम वी का स्क्वायर, VE की वैल्यू हो गई। और आपका भाई साहब ई बाई एम का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, वी स्क्वायर बाई 2v, है ना। देखो वी स्क्वायर बाई ये 2 इधर आया, e बाई एम इधर हो गया। अभी हमने दिखाया भाई साहब v की वैल्यू कितनी है, e बाई बी, है ना। तो इसको हम अगर e बाई एम करते हैं तो दिस विल बी ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई 2v, है ना। सो दिस विल बी ई स्क्वायर बाई 2v b का स्क्वायर, ये हो गया आपका e बाई एम, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। दैट विल बी द चार्ज टू मास रेशियो। ओके, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, अगर भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है, मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा है यहाँ पे, भी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड आपका भाई साहब, तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये कैथोड रे था और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड था और उसके ही डायरेक्टली परपेंडिकुलर, मतलब इस तरफ आर पार आपका एक मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। तो जिसके वजह से इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, मतलब अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें भाई साहब आपका डिफ्लेक्शन होगा, देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन होगा। और इसका मतलब ये क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में जाएगा। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस अगर हम मान लेते हैं r है, अगर इस सर्कुलर पाथ का रेडियस हम मानते हैं r है, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है बोलो, mv स्क्वायर बाई r, ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर बाई r। और ये किसके बराबर होगा, दिस mv स्क्वायर बाई r किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये BeV के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड E और इसका वेलोसिटी mv स्क्वायर बाई r। तो यहाँ पे देखो एक वेलोसिटी और ये भाई साहब कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे आपका mv बाई r, दिस इज इक्वल टू B इंटू E, ठीक है। तो यहाँ पे देखो mv स्क्वायर बाई r, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका E बाई एम क्या हो जाएगा, V बाई r, है ना। mv स्क्वायर बाई r, दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाई द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे फोर्स ये हो जाएगा ना, दिस इज फोर्स mv स्क्वायर बाई r, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पहले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी था, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली स्ट्रेट जा रहा था, देयर वाज नो डिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट यू हैव डन इज यू हैव स्विच्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया है तो इस मूव होते हुए कैथोड रे पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, किसके वजह से लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, जिसके वजह से उसका डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू हिट स्ट्रेट, इट इज गोइंग टू हिट लाइक दिस, ठीक है। तो इसका एक ट्रैजेक्टरी मोशन हो जाएगा, दिस विल बी नाउ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट अ सर्कुलर मोशन। तो जैसे अभी ये ऐसे गया तो लेट्स से इसका रेडियस जो है वो r आया, एक सर्कुलर मोशन हो गया ना ये, ठीक है। अगर इसका रेडियस r आता है तो कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन करती है विद रेडियस r, उसका भाई साहब क्या हो जाएगा, फोर्स mv स्क्वायर बाई r। तेरे समझ में आ रहा है। और इस पे लगता हुआ फोर्स कौन सा है, इस पे लगता हुआ फोर्स सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया, BeV जो हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है। B ये स्मॉल लेटर v है, ठीक है, आपका जो क्या कहते हैं वेलोसिटी है, ठीक है। BeV दैट विल बी द, क्योंकि आपका अभी इलेक्ट्रिक फोर्स तो रहा नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है, या समझने का प्रयास भी हो रहा है, नहीं लग रहा है मुझे। सो आपका ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दिस इज बेसिकली वेलोसिटी, ठीक है। mv स्क्वायर बाई r, दिस mv स्क्वायर बाई r, दिस विल बी इक्वल टू BeV, ठीक है। ये और ये भाई साहब हो जाएंगे कैंसिल, तो आपका mv बाई r, दिस विल बी इक्वल टू BE। आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन।
हमको बार बार क्या करना पड़ा है, चार्ज इज टू मास रेशियो। तो चार्ज इज टू मास रेशियो दैट इज E बाई एम कितना हो जाएगा बोलो आपका, V बाई बी आर, V बाई बी आर, ठीक है, V बाई बी आर हो गया। अभी हमने देखा कि भाई साहब आपका जो V होता है वो किसके बराबर होता है, ये वेलोसिटी है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन B होता है। तो आपको इसको लिख लीजिए भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन बी आर इज इक्वल टू E बाई एम। सो ये E बाई बी स्क्वायर आर, ये हो गया E बाई एम, ठीक है। आप लोगों में से किसी ने पूछने की जहमत नहीं की कि भाई साहब यहाँ पे तो आपने अभी बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बंद कर दिया है, तो व्हाई आर यू अगेन अप्लाइंग दिस हियर। चल रहा है, I just stated right कि there is no electric field, so there will be a deflection। इस डिफ्लेक्शन का रेडियस अगर r है तो ऑब्वियसली mv स्क्वायर बाई आर क्या हो जाएगा, BeV हो जाएगा, है ना। तो अगर मैंने बोला है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये कहां से आ रहा है फिर भाई साहब। फिजिक्स से ना अगर आप जूझते ही रहेंगे, अगर आपका अटेंशन लेवल 0 है तो हर चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है। यहाँ पे अभी तो बोला गया ना कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ई रह ही रहेगा। ये फिर कहां से आ रहा है, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम। अरे भाई साहब यहाँ पे देखो, दिस इज बेसिकली, ये कैथोड रे ट्यूब है, ये कैथोड रे ट्यूब है। यहाँ पे आपका है भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो कैथोड रे पहले कैसे जा रहा था, सीधे। जैसे ही आपने भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो टेढ़ा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो टेढ़ा हुआ, दोनों भी लगा दिया तो फिर से सीधा हो गया, ठीक है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया तो अभी ये क्या होगा भाई साहब, ये सीधा नहीं जाएगा, ये टेढ़ा जाएगा, ठीक है। ये जो टेढ़ा जा रहा है, तो लेट्स से इसका अगर मैं रेडियस निकालता हूं तो ये रेडियस आर आ रहा है, ठीक है। तो हर एक सर्कुलर मोशन में जो बॉडी अटेम्प्ट कर रही है, जो भी बॉडी अपने आप को सर्कुलर मोशन में मूव कराने को अटेम्प्ट कर रही है, उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तभी वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, देयर हैज टू बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भाई साहब, mv स्क्वायर बाई आर, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स कहां से आएगा, वेयर इज दिस फोर्स गोइंग टू कम फ्रॉम, ऑब्वियसली फ्रॉम द मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, BeV, मतलब आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है BQV sin थीटा, वेयर B इज द मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, Q is the charge of the body, V is the velocity of the body and theta is the angle between the velocity vector and the magnetic field vector। अभी यहाँ पे फिलहाल थीटा आपका 90 है और चार्ज आपका क्या है, E है, तो BeV हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे एक V और एक V कैंसिल हो गया, mV बाई आर दिस इज इक्वल टू BE। तो यहाँ पे E बाई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, M बाई बी आर, ठीक है ना। क्या हो गया, V बाई बी आर, है ना। V बचा इधर, M को इधर ले लिया हमने, V बाई बी आर हो गया ये, ठीक है। अभी आपको मैं ये बोल रहा हूं कि E बाई एम इज इक्वल टू V बाई बी आर। हमने कैलकुलेट किया था V इज इक्वल टू कितना होता है, E बाई बी। तो इस E बाई बी को हम यहां लिखते हैं अपॉन बी आर, सो दैट विल बी E बाई बी स्क्वायर आर, E बाई बी स्क्वायर आर। तो E बाई एम क्या हो गया भाई साहब, E बाई बी स्क्वायर आर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, E बाई बी स्क्वायर आर। E बाई बी स्क्वायर आर। अभी यहां पे प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहां से, वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम। ये E बाई एम जो E बाई बी स्क्वायर आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा है, जबकि आपने बोला है कि भाई साहब इट इज ऑलरेडी स्विच्ड ऑफ। तो हम यहाँ पे एक ऑप्टिमम कंडीशन ले रहे हैं। ऑप्टिमम कंडीशन मतलब एक ऐसा कंडीशन जहां पे अगर किसी चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, तो उसका अगर मुझे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाना है आफ्टर अप्लाइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, E बाई बी। ये जरूर है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इस चीज को ऐसे सोचिए कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v है और उस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड b है, और अगर आपको कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं कराना है तो उसमें आप कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, E। तो v विल बी इक्वल टू E बाई बी। ये ऑप्टिमम कंडीशन है, इसी को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, E बाई एम, ठीक है, E बाई बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे किधर गया भाई साहब, ओके, E बाई एम इज इक्वल टू V बाई बी आर,
और इसी v की जगह पे हमने लिखा है भाई साहब E by B, ठीक है, दैट इज अपॉन BR, सो दिस विल बी EB स्क्वायर R, ठीक है। सो चार्ज इज टू मास रेशियो का ये वैल्यू आ जाएगा। अभी यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया है, अभी यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी हैव स्विच्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, नाउ देयर इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो बोला 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 बोलो जल्दी बोलो। यहाँ पे फिर अभी mv स्क्वायर बाई आर होगा, अभी भी ये डिफ्लेक्ट होगा, सिंपल समझो चीज को, अभी भी डिफ्लेक्ट होगा, शायद इधर होगा, जिधर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन होगा उसके ऑपोजिट साइड में होगा, तो अभी भी क्या हो जाएगा mv स्क्वायर, लेट्स से हमने यहाँ पे r डैश ले लिया है ना, mv स्क्वायर बाई r डैश, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ पे E इंटू स्मॉल लेटर ई, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और E हो गया भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। ओके, सो अभी भाई साहब यहाँ पे E बाई एम रेशियो अगर हम निकालते हैं, E बाई एम, देखो यहाँ पे E है, इस M को मैंने अगर इधर ले लिया, सो दिस विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाई R डैश E। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, V स्क्वायर बाई R डैश E। अभी ये V स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन तुम ये ऑप्टिमम कंडीशन से ये कंडीशन उठाओगे कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी v है और उसको मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड E से चलाया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड अगर B अप्लाई कर दिया तो इस इलेक्ट्रॉन का कोई डेविएशन नहीं दिखेगा, ठीक है, दैट इज द कंडीशन। तो ये ऑप्टिमम कंडीशन का यही कंडीशन यहाँ पे हम लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है भाई साहब, E बाई एम, V स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, E स्क्वायर बाई B स्क्वायर, ये हो गया R डैश और ये हो गया E, सो दिस विल बी E बाई B स्क्वायर R डैश, ठीक है, ये E बाई एम हो गया, दिस विल बी E बाई B स्क्वायर R डैश। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ओके ओके ओके। If the magnetic field is switched off and only the electric field is applied, deflection of the electron in the electric field is given by, तो आपका भाई साहब दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर, लेकिन क्या ये समझ में आ रहा है कि कैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। अभी आपका ये सक्सेस एंड फेलियर्स हैं ऑफ थॉमसन पुलिंग मॉडल। तो थॉमसन का पुलिंग मॉडल में क्या प्रॉब्लम हो गया कि भाई साहब आपका जो चार्ज है, ठीक है, इट एक्सप्लेन सक्सेसफुली द फिनोमिना ऑफ थर्मोइनोइक आयनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड आयनाइजेशन। देखो थर्मो आयनिक एमिशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को अगर आप हीट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे थर्मो आयनिक एमिशंस, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन आप पढ़ चुके हैं भाई साहब, अगर कोई मेटल सरफेस है और उसमें आप किसी लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हुए मिलेंगे, ठीक है, यू विल सी सम इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट, ठीक है। तो ये फिनोमिना ऑफ थर्मो आयनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये हो गया, और आयनाइजेशन, आयनाइजेशन मतलब प्लस चार्जेस आना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो आपके दिस थियरी ऑफ थॉमसन वाज एबल टू एक्सप्लेन थर्मो आयनिक एमिशन और आयनाइजेशन। आयनेशन मतलब प्लस माइनस, ठीक है, आयनेशन मतलब आपका भाई साहब प्लस और माइनस का इवॉल्व होना, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, इट एक्सप्लेन सक्सेसफुली द फिनोमिना ऑफ, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, तो एक्सप्लेन सक्सेसफुली द फिनोमिना ऑफ थर्मो आयनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड आयनाइजेशन, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका सक्सेस एंड फेलियर। तो मतलब जहां पे भी आपके इलेक्ट्रॉन्स का निकलना हुआ या आयंस का फॉर्मेशन होना हुआ, ये सारी चीजों को भाई साहब ये एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है, लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं जा पाया। द मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका फेलियर हो गया, जो अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग होती है। थैंक यू मैम, आज पूरा टाइम टेबल हमने बिगाड़ दिया भाई साहब, सबको एक साथ बुला लिया। ओके, द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो आपके जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्कैटरिंग, अभी आप रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में देखोगे ऐसे जाएंगे भाई साहब, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज नॉट एबल टू बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स भाई साहब क्या होते हैं, हीलियम का क्या, ये सब आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स, धट कार्बन। यहाँ पे भाई साहब हीलियम है, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 और ये होता है 2, है ना, हीलियम हो गया ये, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो तो क्या बचेगा भाई साहब, 4 2He2+, ठीक है, मतलब He2+, मतलब हीलियम मॉलिक्यूल के अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप हटा दोगे
तो जो बचता है वो होता है आपका अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। सो ये डिफ्लेक्ट स्कैटरिंग ऑफ, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। तो ये भाई साहब एक फेलियर, ये भाई साहब एक फेलियर। अदरवाइज चार्जेस को लेकर, एटम्स के अंदर चार्जेस को लेकर जितने भी फिनोमिनाज हैं, जैसे आपका भाई साहब चार्जेस का निकलना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब आपका थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है। आपके किसी भी मेटल सरफेस पे जब आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ को इंसिडेंट करवाते हैं तो उससे भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। ये जो फिनोमिना है, दिस इज बेसिकली हैपनिंग बिकॉज इनसाइड द एटम देयर आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो थॉमसन का मॉडल ये तो कंफर्म कर रहा है कि हर एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते ही हैं, ठीक है। सो दिस बेसिक फिनोमिना वाज एक्सप्लेन्ड and any phenomena correlating to this basic phenomena which is basically pertaining to charges inside an atom, charges inside a molecule, ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही है। लेकिन इन चार्जेस का स्कैटर होना, इन चार्जेस का डिफ्लेक्शन होना, ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाया थॉमसन का मॉडल, ठीक है। ओके ओके ओके, thus ultimately this model was discarded. So it was a stepping stone, मतलब अभी तक हम एक मनगढ़ंत क्या था, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक सिर्फ थियोरेटिकल जो था, ओनली थियोरेटिकल जो हम फॉलो करते आ रहे थे वो ये था कि इनके माँ बाप नहीं है क्या भाई साहब?